गुड इवनिंग। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप लोगों का आज अच्छा गया होगा। पिछले 2 लेक्चर्स को जिस तरह से आपने प्यार दिया है, जिस तरह से आप लोगों ने सराहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे छात्र जो लेक्चर्स लगातार देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ आप जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दे, क्योंकि आप लोगों की जो मांग है, जो कमेंट बॉक्स को रेगुलर मैं खुद ही देख रहा हूं और कमेंट बॉक्स में जो बहुत सारे कमेंट नीचे आए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर कई सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट थे कि क्लास को कि जो वो है जो सप्ताह में क्लास है, नंबर ऑफ लेक्चर्स है, उसको बढ़ाया जाए। और आप लोगों के इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए इस वीक से हम लोगों ने सैटरडे और संडे दोनों में ही लेक्चर्स लेने का फैसला किया है। अगले सप्ताह से ये लेक्चर और बढ़ाई जाएगी और जो शेड्यूल है आप लोगों का अभी से लेकर के जो हम लोगों का टारगेट है वो है 68th बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। और उसके अकॉर्डिंग जो अभी से लेकर के फरवरी में आपके जो एग्ज़ाम है उससे पहले तक जितने भी लेक्चर्स होने हैं उनका शेड्यूल बना करके टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया गया है। तो आप लोगों से एक आग्रह है कि टेलीग्राम जो चैनल है जेएच एजुकेशन 1 करके, चैनल का भी नाम वही है जेएच एजुकेशन 1, टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, तो उसे आप जेएच एजुकेशन 1 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे जैसे कि मैंने वादा किया था हर लेक्चर का पीडीएफ मैं वहाँ पे लगातार अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी जो ये वाली भी जो लेक्चर होगी इसके भी अपलोड कर दी जाएगी। वहीं पे आपको एक शेड्यूल भी मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग आगे न सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी की भी लेक्चर्स करने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप को समय से, कई बार क्या होता है कि आप ऐसे अगर देख करके स्किप कर जाते हैं तो बाद में कई बार आप भूल जाते हैं चीज़ों को और नोटिफिकेशन में शो नहीं करता है, फिर आप सर्च करेंगे तब जा करके वो आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन में वो दिखाना शुरू कर दे जैसे ही लेक्चर अपलोड की जाएगी, ठीक है। और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है ये वीडियो क्लासेस होगी और आगे जितने भी क्लासेस होगी, मैराथन जो क्लासेस चलेगी वो लाइव क्लासेस आप लोगों की चलेगी। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आज पहली क्लास है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स और आइए जुड़िए। पहला जो लेक्चर नंबर 3 है आज, और लेक्चर नंबर 3 की बात करें तो उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मार्च 2022 में किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन मार्च 2022, यानी मार्च 2022 में सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माधवीपुरी बुच, ठीक है। माधवीपुरी बुच की बात करें तो जाने माने, ठीक है, जाने माने अर्थशास्त्री भी है और उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो सेबी बिजनेसमैन भी है और इनको बनाया गया है माधवीपुरी बुच को बनाया गया सेबी का अध्यक्ष, ठीक है। तो यहां से सीधे सीधे 2 प्रश्न आपके बनेंगे। एक पूछा जाएगा कि मार्च 2022 में या सीधे सीधे सेबी के अध्यक्ष कौन है। कई सारे कमीशन के, कई सारे डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। तो सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन, तो माधवीपुरी बुच, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, सेबी का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, कई एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। अब आइए हम लोग जानते हैं कि सेबी के बारे में, चूंकि इसका आपको पता है कि करंट का जब भी कोई एक टॉपिक चर्चा में आती है तो उसके स्टैटिक पार्ट को जरूर करके जाना चाहिए आपको। तो स्टैटिक पार्ट उसका क्या है यहाँ पे, तो 1-2 रिकॉर्ड और बनेगा और ये बनेगा कि पहली बार कोई महिला जो है वो सेबी की अध्यक्ष बनी है। सेबी के बारे में फुल फॉर्म द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, और इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। तो सेबी की स्थापना भी इकोनॉमिक्स में कई बार स्टैटिक पार्ट में इकोनॉमी में पूछ दिया जाता है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर बात करें तो एक्वायर्ड स्टेचुअरी स्टेटस, यानी कि ये एक तरह से कार्यकारी एक स्टेटस जो इसे प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था 30 जनवरी को, यानी कि 88 में सेबी की स्थापना की गई और सेबी ने एक संगठन के रूप में, एक स्टेटस एक्टिव रूप में इसने काम करना शुरू किया था 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। आज से लगभग 31 वर्ष पहले
लगभग 31 वर्ष हो जाएगा, अब तो 31 ईयर हो चुका है। ठीक है, अभी के हिसाब से, आज के हिसाब से देखें तो ये 31 ईयर अब पूरा करने वाली है। उसके बाद जाकर के ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो इसके स्टैटिक पार्ट को भी हम लोगों ने जाना। तो सेबी की अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच, पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। 30 जनवरी 1992 को इसने एक्टिव रूप से काम करना शुरू किया था। एक रेगुलेटरी बॉडी है और अगर बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी। जो लोग ठीक है, जो लोग खेलों में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट होता है, उनके लिए तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो। तो ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि 4 मार्च 2002 को थाईलैंड में क्या हुआ था कि एक दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना कह लीजिए, या जो एक महान खिलाड़ी जो है वो मृत पाए गए थे अपने कमरे में। तो 4 मार्च 2022 को ये हुई थी और पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि ये बहुत महान खिलाड़ी थे। अब आपको ये बताना है कि शेन वॉर्न का 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में निधन हो गया। ठीक है, थाईलैंड में निधन हो गया, में यहाँ पे छूटा हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है? शेन वॉर्न पास्ट अवे ऑन 4 मार्च या 4 मार्च 2022 इन थाईलैंड। ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो यहाँ पे बता दो कि इनका संबंध खेल से था और ये एक लेग स्पिन खिलाड़ी थे। ठीक है, ये स्पिनर थे, गेंदबाज थे और लेग स्पिन। और ये अगर बात करें तो 21वीं सदी के, पिछली सदी के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। और शेन वॉर्न का पूरी दुनिया के क्रिकेट में डंका बोला जाता था एक जमाने में। और इनकी जो बॉल, इन्होंने जो इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी, एक जिसमें लेग स्पिन करते हुए बॉल आकर के पीछे से स्टंप को हिट कर रही थी, उस बॉल के टर्न को देखते हुए और उनकी उस बॉल को देखते हुए उसे सेंचुरी बॉल कहा गया था, यानी इस शताब्दी का सबसे अच्छा बॉल माना गया था, बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था। तो शेन वॉर्न को देख लीजिए यहाँ पे। शेन वॉर्न महान क्रिकेटर रहे, भारत से भी इनका संबंध रहा है। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी डंका बजाने के बाद जब भारत आए थे तो भारत के सचिन तेंदुलकर ने इनकी इतनी पिटाई की थी कि फेमस हो गया था कि सचिन तेंदुलकर इनके सपने में भी आते हैं। इतना खौफ था सचिन तेंदुलकर का। हालांकि दुनिया के ये हर बल्लेबाजों के खिलाफ सफल हुए, हर मैदान में ये सफल हुए। और मुथैया मुरलीधरन के बाद विश्व में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे स्थान पर है आफ्टर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। तो शेन वॉर्न के बारे में क्या क्या जाने? तो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे और 4 मार्च 2022 को इनका निधन हो गया, पास्ट अवे इन थाईलैंड ऑन मार्च 4, 2022। उसके बाद जाकर के देखिए तो 1992 में इन्होंने सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, आपको पता होगा क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे से इन्होंने अपने खेल की शुरुआत की थी भारत के ही खिलाफ, और भारत के खिलाफ सफल भी रहे थे। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने इनको बहुत ही अच्छे से खेला था बाकी देशों की तुलना में। आखिरी टेस्ट मैच 2007 में खेले थे। आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने आईपीएल को भी ज्वाइन किया था, आपको पता होगा। और जब आईपीएल की शुरुआत हो रही थी तो आईपीएल की जो पहली आईपीएल थी, फर्स्ट आईपीएल थी 2008 में, उसमें इन्होंने राजस्थान रॉयल की तरफ से इन्होंने शुरुआत की थी। और राजस्थान रॉयल के ये अगर देखें तो राजस्थान रॉयल के ये न सिर्फ कैप्टन थे, बल्कि ये कैप्टन के साथ ही मेंटोर की भी भूमिका में थे। ठीक है, ये कैप्टन के साथ ही मेंटोर की भी भूमिका में थी। और जो फर्स्ट आईपीएल हुई थी 2008 में, ठीक है, फर्स्ट आईपीएल, इन्हीं की लीडरशिप में ही राजस्थान रॉयल ने पहला खिताब जीता था। और इन्हीं की देखरेख में एक खिलाड़ी को ग्रूम किया गया था, रविंद्र जडेजा, जो कि दुनिया के सबसे महानतम ऑलराउंडरों में से एक आज भी माने जाते हैं। और इन्हीं की देखरेख में उस समय युवा जडेजा को ग्रूम किया गया था और वो एक महान खिलाड़ी बने थे। तो पहले आईपीएल का खिताब जिताने वाले कप्तान भी यही थे, राजस्थान रॉयल की तरफ से थे ये। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन और भी कुछ चीज़ें हम लोग आइए जान लेते हैं। तो शेन वॉर्न कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, 145 से ज़्यादा टेस्ट खेले हैं, 708 विकेट लिए हैं, यानी ये वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर है मुथैया मुरलीधरन के बाद। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन फर्स्ट पे है और सेकंड में बात करें तो सेकंड में शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के है। ठीक है, 194 टेस्ट खेला है, ये सब चीज़ें तो वैसे नहीं पूछेगा। ठीक है, 1999 के वर्ल्ड कप
जो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी, जिस समय स्टीव वॉ कप्तान हुआ करता था, उसके सबसे प्रमुख खिलाड़ी थे और सेमीफाइनल में तो इन्होंने अपने बदौलत ऑस्ट्रेलिया को जिताया था। तो कुल मिलाकर के इतने महान खिलाड़ी थे। इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो T20I, ये क्या कहते हैं उसको, वनडे और टेस्ट मिला करके इन्होंने 1000 से अधिक विकेट लिए थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये देखिए आईपीएल का खिताब 2008 में इन्होंने जिताया था, राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे, मेंटोर थे। और इनके बारे में एक और फेमस है कि 1993 में जब इन्होंने माइक गेटिंग को आउट किया था, और ठीक है, इंग्लैंड के माइक गेटिंग को आउट किया था, तो वो गेंद जिस हिसाब से टर्न हुई थी, कॉपीराइट की वजह से मैं आप लोग को वो वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक होने का डर होता है, आपको पता होगा। लेकिन उसको आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, उस बॉल ने आश्चर्यचकित रूप से लेग स्टंप से, ठीक है, बाहर की तरफ जैसे खिलाड़ी को लगा कि वाइड जाएगी, और टर्न होकर के उन्होंने माइक गेटिन की गिल्लियां उड़ा दी थी, और इस तरह से उसको सेंचुरी ऑफ द बॉल कहा गया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो गई। शेन वॉर्न कहां पे मृत्यु हो गई थी? थाईलैंड में मृत्यु हो गई थी। किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। 1000 से ज्यादा विकेट लिए हैं दुनिया में टेस्ट मैच में, दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं। आईपीएल के पहले जो राजस्थान रॉयल जो पहली विजेता थी उसके कप्तान और मेंटोर थे। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इतना इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो ये बताना है आपको कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अब महिला दिवस की बात करें तो क्यों मनाया जाता है? पहली बार न्यूयॉर्क शहर में 28 फरवरी को मनाया गया था, हालांकि वो डेट अलग था। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया गया था, बाद में इसको डेट को चेंज करते हुए कर दिया गया था 8 मार्च कर दिया गया। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया गया था, बाद में इसको 8 मार्च कर दिया था। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, कहने का मतलब है कि टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण, जब तक उनकी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, पॉलिटिकल इंपावरमेंट जरूरी है, सोशल इंपावरमेंट जरूरी है, इकोनॉमिक, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी, और सांस्कृतिक रूप से भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तब जाकर के महिलाओं के क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। इस बार 2022 का जो थीम था वो था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी कि अगर आपको सस्टेनेबल भविष्य चाहिए, कल चाहिए, तो आज आपको क्या करना पड़ेगा? तो आज आपको जेंडर इक्वलिटी टुडे, यानी कि आज जो है वो लैंगिक समानता अगर आज होगा, तब जाकर के जो भविष्य होगा वो सतत विकास वाला भविष्य होगा। ठीक है, तो ये इस बार का 2022 का थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो जाएगी कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व में मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप लोगों के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है या मनाया जाता है? नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, 30 मार्च, 26 मार्च, 20 मार्च एंड 16 मार्च। तो यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर होगा डी, यानी 16 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब इसमें हुआ क्या था देखिए, तो 16 मार्च को इसलिए मनाया जाता है टीकाकरण को लेकर के कि टीकाकरण के संबंध में लोगों में जागरूकता फैले, यानी अवेयरनेस फैले। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो वैक्सीनेशन के द्वारा, अगर वैक्सीनेशन किया जाए उस बच्चे का, तो बाद में उस बीमारी के होने का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। अब मनाते इसी को टीकाकरण की जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अब हुआ क्या था, टीकाकरण क्यों मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये आपको पता है इंडिया में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 मार्च 1995 को पहली बार मनाया गया था, और वो इसलिए मनाया गया था कि पहली बार मुंह के माध्यम से, यानी बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई थी, वैक्सीन दी गई थी। आपको एक चीज बता दूं, जैसे 2 बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन जी ऐड लेकर के आते हैं, तो पोलियो की जो खुराक है पहले, उससे पहले पोलियो के को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, और छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी होता था ये। ठीक है,
अगर एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाए तो उनके लिए ये क्या होता था, कष्टकारी होता था। और उससे ज़्यादा आसान है कि 2 ड्रॉप जो उसके हैं, 2 बूंद है, वो बच्चों को माउथ के माध्यम से दिया जाए, यानी बच्चों को पिलाया जाए। तो और इसकी शुरुआत और इसके बाद जाकर के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसने जोड़ पकड़ी थी भारत में, और इसीलिए भारत में मनाया जाता है। तो 16 मार्च 1995 को पहली बार बच्चों को ओरल वैक्सीन दी गई थी, किसकी, पोलियो की, और इसी के उपलक्ष्य में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ठीक है, 16 मार्च आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मार्च 2022 में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इन मार्च 2022 द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैज बिकेम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी तो हार गए थे, कांग्रेस से थे, आपको पता होगा। अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया था। ठीक है, ये चुनाव से पहले की बात है। नवजोत सिंह सिद्धू कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे चुनाव के समय। तो ये तीनों कांग्रेस के थे। और आम आदमी पार्टी जीते हैं 2022 में जब चुनाव हुआ था पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड बहुमत से जीती थी। और आम आदमी पार्टी के भगवंत मान, इन्हीं को इलेक्शन से पहले पार्टी ने डिक्लेयर किया था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, फेस के रूप में। तो भगवंत मान जी को बनाया गया है मुख्यमंत्री, और ये आम आदमी पार्टी के हैं। तो 16 मार्च 2022 को इन्होंने शपथ ली 17वें मुख्यमंत्री के रूप में। हिस्टोरिकल शपथ इसलिए माना जाएगा क्योंकि इन्होंने शहीद भगत सिंह के जो गांव है वहां पे पूरी जो इनकी जो मंत्रिमंडल था, इन्होंने कुछ मंत्रियों के साथ इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ जो इन्हें दिलवाया था, एक स्टैटिक पार्ट भी होगा। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलवाते हैं राज्यपाल यानी गवर्नर। और यहाँ के गवर्नर कौन थे, तो यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। शपथ ग्रहण का आयोजन की अगर बात करें, द स्वेरिंग इन सेरेमनी वाज हेल्ड इन, कहां पे हुआ था, तो वो हुआ था कटकर कलान। कटकर कलान क्या है, तो द विलेज ऑफ शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के गांव है कटकर कलान। और वहीं पे भगवंत मान जी को बनवारी लाल जी ने, ठीक है, भगवंत मान जी को बनवारी लाल पुरोहित ने, श्री बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलवाई थी मुख्यमंत्री के। आम आदमी पार्टी के विधायक है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो 117 सीटें पंजाब में लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से रिकॉर्ड 92 सीटें इन्होंने जीती थी। ठीक है, रिकॉर्ड 92 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, भारी बहुमत से बने थे। इससे पहले अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से ही ये 2 बार लोकसभा के, ठीक है, ये फाउंडर मेंबर में से रहे हैं, और 2 बार ये लोकसभा के सदस्य भी चुने गए, यानी सांसद भी चुने गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको कहां पे है, तो साउथ अमेरिका, दक्षिण उत्तरी अमेरिका में कैरिबियन कंट्री है ये। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन जो ये है सी है, वहीं पे एक छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है प्यूर्टो रिको। ठीक है, और प्यूर्टो रिको में यहाँ पे हुआ था 70th मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुई थी। और इसी में मिस वर्ल्ड जो कंपटीशन हुई थी उसमें अगर बात करें तो प्यूर्टो रिको में जो हुई थी, यही पूछा गया है कि प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई 17वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था, हु वॉन द टाइटल ऑफ 70th मिस वर्ल्ड, ठीक है, पेजेंट हेल्ड इन प्यूर्टो रिको। तो आपको पता है कि मानुषी छिल्लर पिछले अभी नहीं जीती थी, कुछ साल पहले जीती थी। वेनेसा पोज भी ये भी विजेता रही है, लेकिन ये इस साल का 2022 का नहीं है। टोनी एन सिंह ये भी 2022 का नहीं है। ठीक है, तो कैरोलिना विलास्का, ठीक है, कैरोलिना विलास्का जो है वो इस बार की 2022 की विजेता रही है। कैरोलिना कहाँ की है, तो कैरोलिना जो है वो है पोलैंड की। यूरोपियन कंट्री, रूस के बगल में है पोलैंड। अभी आप लोगों को पता होगा कि जो यूक्रेन जहाँ पे वॉर चल रही है उसी के बगल में पोलैंड नाम का देश है, और पोलैंड की ही है कैरोलिना ब्लावस्का। ठीक है, बिलावस्का। तो कैरोलिना बिलावस्का देख लीजिए, तो प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई थी 17वीं प्रतियोगिता, और उसमें पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का विजेता रही है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अब यहीं पे हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो रनर अप हालांकि नहीं पूछता एग्जाम में, भारत की तरफ से किसने भाग लिया ये पूछा जा सकता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड जो चुनी गई थी उसी ने पार्टिसिपेट किया था मिस वर्ल्ड में, और वो थी
मनसा वाराणसी, और मनसा वाराणसी टॉप 13 कैंडिडेट रही, वो टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं आ पाई थी। तो भारत को रिप्रेजेंट किसने किया था? मनसा वाराणसी ने किया था। यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है। मिस वर्ल्ड अगर आपसे पूछेगा तो कैरोलिना ब्लेवास्का इंडिया की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से मनसा वाराणसी पार्टिसिपेंट की थी। इतनी इंफॉर्मेशन। कहां पे हुआ था? तो ये हुई थी प्यूर्टो रिको में। और जो कैरोलिना ब्लेवास्का है वो किस देश की है मिस वर्ल्ड जो बनी है, ये पूछा जाएगा, तो वो है पोलैंड की, यूरोपियन कंट्री है पोलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा विकेट की बात करें तो उसका रिकॉर्ड इंडिया के ही पास है, और इसीलिए इंडिया के चारों खिलाड़ी को मैंने यहाँ पे शामिल रखा है। लेकिन ये चारों में से ये जो 3 है ये बेसिकली बैट्समैन के लिए जाने जाते हैं, ये सब के सब बैटिंग के लिए बैटर है ये लोग। ये है बॉलर, और इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ठीक है, पश्चिम बंगाल से आती है, लंबे कद की खिलाड़ी है, और इन्होंने एक समय अगर बात करें तो ये महिला क्रिकेट में दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज रही है ये, और पश्चिम बंगाल से बेसिकली आते हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट में इनका दबदबा हुआ करता था, और अभी भी हालांकि ये, ठीक है, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो 250 प्लस विकेट लेने का इनका रिकॉर्ड है, और 250 विकेट इन्होंने लिए थे मार्च में। ठीक है, मार्च में जब प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबला खेलते हुए इन्होंने वनडे कैरियर का 250वां शिकार किया था। शिकार कहने का मतलब है कि 250, ठीक है, विकेट इन्होंने प्राप्त किए थे। 199 वनडे मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 12 टेस्ट खेला हुआ है, और 68 T20 खेला हुआ है। तो 199 इन्होंने वनडे में विकेट लिया है। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने 199 विकेट महिला खिलाड़ी ने वनडे में नहीं लिया है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो वुमेन्स क्रिकेट से है। कहां से है? इंडिया में, वेस्ट बंगाल से है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है? तो ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है झूलन गोस्वामी के नाम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका है आंसर 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे या डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो वनों के जो महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ या अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में भी, सभी प्रकार के जो वन है उसको लेकर के अवेयरनेस या जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और 2000, तो बेसिकली ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। एक बार और देख लीजिए। और इस बार का जो थीम था वो था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। क्या था? वन और सतत उत्पादन और खपत इस बार का थीम था। 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, और इस बार का थीम था वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है कि मार्च 2022 में आपको पता है कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें पंजाब भी है जहां पे आपको पता है कि भगवंत मान जी बने थे, और उसी में से ठीक है, फरवरी के आसपास इलेक्शन हुए थे। मार्च में तो फाइनली रिजल्ट आए थे, ये फरवरी मार्च के ही दौरान ये सारे वो हुए थे, इलेक्शंस हुए थे। तो उसमें अगर बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट हुए हैं, यानी भाजपा के ही मुख्यमंत्री बने हैं। और उनमें अगर बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा नहीं होंगे, ये तो असम के मुख्यमंत्री है। उसके बाद प्रेम सिंह तमांग की बात करें तो ये भी नहीं होंगे, ये कहाँ के हैं? तो ये सिक्किम के हैं। कैनराड संगमा की बात करें तो ये मेघालय के हैं। ये सब के सब किसी ना किसी राज्य के, छोटे छोटे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह की बात करें तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के हैं, और दोबारा फिर से ये जीत करके आए हैं, और बीजेपी ने इन्हीं को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया है। तो एन बीरेन सिंह ने 21 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, एन बीरेन सिंह ने, ये दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो एन बीरेन सिंह कहां से है? तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी पार्टी के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार बने हैं। और वहां के राज्यपाल एल गणेशन ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ठीक है, भाजपा को 60 में से 32 सीटें मिली थी, और स्पष्ट रूप से इनको बहुमत मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ल्ड वाटर डे
ठीक है। द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2022 इज, विश्व जल दिवस का थीम है, 2022 का जो विश्व जल दिवस है उसका थीम पूछा गया है कि क्या है। तो विश्व जल दिवस का जो थीम रखा गया है इस बार वो है ग्राउंड वाटर को लेकर के। ग्राउंड वाटर यानी भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, कहने का मतलब है कि अदृश्य से को दृश्यमान बनाना इस बार का विश्व जल दिवस का थीम है। अब इसी में देख लेते हैं, अदृश्य को दृश्य बनाना यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब वर्ल्ड वाटर डे मनाया कब जाता है ये भी जान लीजिए। तो वर्ल्ड वाटर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च, 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मेन उद्देश्य क्या है? पीने के पानी की आपूर्ति करना और उसके महत्व को समझाना, यानी ड्रिंकिंग वाटर डे टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, यानी जो पीने वाला पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसके महत्व को समझाना पूरे विश्व में, और इसीलिए मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और इस बार का थीम रखा गया था चूंकि ग्राउंड वाटर जो है वो दुनिया में ड्रिंकिंग वाटर का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर जगह नदी ही हो या झील हो, लेकिन हर जगह जमीन के अंदर पानी की संभावना होती है, इसीलिए ग्राउंड वाटर को बचा के रखना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर को फोकस करते हुए इस बार का थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 22 मार्च को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड वाटर डे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जेएच एजुकेशन के जो चैनल है उस पर आप सभी छात्रों के डिमांड को ही ध्यान में रखते हुए जो नंबर ऑफ क्लासेस है वीक में वो बढ़ाई गई है। इस सप्ताह से शनिवार और रविवार कर दिया गया है और अगले सप्ताह से शुक्रवार शनिवार रविवार चलेगी, यानी सप्ताह में 3 दिन। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जो कंटेंट वगैरह सब जो जैसे जैसे रिसर्च करके बनती जाएगी वैसे वैसे क्लास की जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो बढ़ाई जाएगी। पहला जो आप लोगों की डिमांड थी उसको मैंने सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है, और वो ये है कि 68th बीपीएससी जो 12 फरवरी को संभावित है, अगर कोई दूसरा कारण ना हो तो ले लेंगे, अध्यक्ष महोदय जिस तरह से स्ट्रिक्ट है, तो आप लोगों का 12 फरवरी से किसी भी हालत में एक सप्ताह पहले जो करंट अफेयर्स की सीरीज है 2022 की जनवरी टू 2022 टू दिसंबर 2022 उसको हमें पूरा करवाना है। उसके 12 लेक्चर होंगे। आप जिस पे एपिसोड 1 या लेक्चर 1 लिखा हुआ है वो जनवरी 2022 है, जिस पे लेक्चर 2 लिखा हुआ है वो फरवरी 2022 है, इसी तरह से लेक्चर 3 लिखा होगा वो मार्च 2022 होगा। इस तरह से टोटल 12 लेक्चर की ये सीरीज है, ये वार्षिकांक है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा ये अभी सप्ताह में 2 दिन चलाई जा रही है, इसको जल्दी से 3 दिन कर दिया जाएगा ताकि 12 तारीख से पहले खत्म हो जाए। और उसके अलावा जो टेलीग्राम है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वो भी जेएच एजुकेशन, स्मॉल में सब होता है, आप लोग को पता ही होगा, आप लोग खुद समझदार है, तो स्मॉल में सारे होंगे, कैपिटल में नहीं होंगे, जेएच एजुकेशन, ठीक है, जे ऐसे करके मैं आप लोग को बता ही देता हूं जो टेलीग्राम का वो है, ठीक है, जेएच एजुकेशन 1 सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और उस पर आपको ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग जब चैनल पे विजिट करते हैं तो आप लोग उसको एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर ले चैनल को, ताकि जो क्लासेस है कई बार आपका स्किप भी अगर हो गया तो नोटिफिकेशन शो करता रहेगा, नहीं तो फिर ध्यान से उतर जाएगी और इस सीरीज को आप मिस कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे नेक्स्ट, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास को लेकर के जो सम्मेलन हुआ था उसी में दौरान विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी और फिर 22 मार्च 1993 को मनाया गया था पहली बार। आगे बढ़ते हैं, बिहार ने अपने 110 साल पूरे कर लिए 2022 में। बिहार की स्थापना आपको पता है कि 1912 में हुई थी। 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर के एक सेपरेट प्रोविंस बना था, यानी एक सेपरेट प्रांत बना था। आज़ादी से पहले उसको प्रोविंस कहते थे, आज़ादी के बाद अब उसको स्टेट कहा जाता है, राइट। तो 110 साल बिहार ने पूरे कर लिए और बिहार में हर साल मनाया जाता है, कब? तो बिहार में हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको क्या बताना है देख लीजिए, तो यहाँ पे है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है। तो आपको एक चीज बता दूं कि बिहार दिवस 2022 की जो थीम है वो है जल जीवन हरियाली। इंग्लिश भी सेम होगा, हिंदी भी सेम होगा, क्योंकि ये बिहार सरकार के जो थीम है उसको हिंदी में ही बेसिकली लिखा गया है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी यही होगा, जल जीवन हरियाली। तो 2022 का जो बिहार दिवस का
थीम है वो है जल जीवन हरियाली। बिहार ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च को, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, बिहार भले ही 22 मार्च को 22 मार्च को सेलिब्रेट करता है एज ए बिहार दिवस, लेकिन बिहार की जो ये स्थापना की बात करें तो बिहार की स्थापना हुई थी, आप लोगों को आश्चर्य होगा, वो हुई थी, बिहार एक राज्य के रूप में काम करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1912 में। बिहार ने एज ए स्टेट वर्क करना शुरू किया था जब बिहार कि सेक्रेटेरिएट ने काम करना शुरू किया था। अब 22 मार्च को हुआ क्या था, तो 22 मार्च को यह हुआ था कि जब 2011 में दिल्ली दरबार 1912 में सॉरी ठीक है 1911 में जब दिल्ली दरबार बुलाए गए थे 1911 में जब दिल्ली दरबार हुई थी 1911 में, तो जॉर्ज फिफ्थ थे उस समय जिन्होंने घोषणा की थी कि बंगाल से अलग करके बिहार बनाएंगे, एक स्टेट बनेगा अलग। तो उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, इसकी अधिसूचना है वो 22 मार्च 2012 को जारी कर दी गई थी। राज्य के रूप में 1 अप्रैल से इसने काम करना शुरू किया था। तो उस जो नोटिफिकेशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जारी की गई थी बिहार नाम के राज्य को लेकर के, इसीलिए बिहार के लोग 22 मार्च को मनाते हैं। एक राज्य के रूप में अगर बात करेंगे तो 1 अप्रैल से बिहार ने काम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से 1912 से लेकर के 2022 110 वर्ष होता है। तो बिहार ने 110वां अपनी स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किया, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल से अलग होकर के उसी दिन अधिसूचना जारी की गई थी। और इस बार का जो थीम रखा गया था वो थीम रखा गया था जल जीवन हरियाली। मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के फिर बिहार की फर्स्ट जो पार्टीशन हुई थी, प्रथम जो विभाजन हुआ था, बिहार जब बंगाल से अलग होकर एक राज्य बन गया, तो बिहार का पहला विभाजन हुआ जब 1 अप्रैल 1936 को, जब बिहार से ओडिशा को अलग किया गया। पहले क्या था, तो बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा मिला करके एक बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था। इसमें से 1912 में जो अलग किया गया था उसमें आज का बिहार, बंगाल और ओडिशा के कुछ एरिया थे, और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम के जो कुछ एरिया थे उसको बंगाल कहा गया और इधर वाले को बिहार कहा गया। उसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा तीनों था। 1936 में क्या हुआ, उसमें ओडिशा वाले भाग को अलग कर दिया गया। इसको फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी बिहार का प्रथम विभाजन, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बिहार। फिर बिहार का सेकेंड पार्टीशन हुआ, वो कब हुआ, तो वो हुआ 2000 ईस्वी में, जब बिहार से किसको अलग कर दिया गया, बिहार के दक्षिणी भाग से झारखंड को अलग करके एक अलग राज्य बनाई गई थी। ठीक है, आगे 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन हुआ, दूसरा विभाजन उसको कहा जाता है। तो बिहार में हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाते हैं, और इस बार का जो थीम है 2022 का वो है जल जीवन हरियाली। इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो जाएगी, बीपीएससी वालों के लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। जल जीवन हरियाली को भी आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, प्रमोद सावंत आपको पता होगा कि पंजाब के साथ साथ मार्च में रिजल्ट आया था, वो मणिपुर के इलेक्शन की भी रिजल्ट आई थी और वो गोवा की भी रिजल्ट आई थी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे, करेक्शन होगा, और वो होगा कौन सा, तो वो होगा गोवा। ठीक है, इसके आंसर को हम लोग डी मान लेते हैं। मैं आप लोग को जो वो अवेलेबल कराऊंगा पीडीएफ, उसमें ठीक कर लेंगे, ठीक है, उसमें मैं करेक्शन ठीक करके आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? प्रमोद सावंत भी मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के, यही पूछा गया है। तो प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं किसके, गोवा के बने हैं। तो इसे आप डी मान लीजिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा गुजरात वाले को। तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। 28 मार्च 2022 को ये मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है और ये दूसरी बार, ये भी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनको शपथ दिलाई किसने, तो इनको शपथ दिलाई राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई।
ठीक है। उसके बाद जाकर के अगर बात करें तो सरकार को बहुमत नहीं मिला था, 40 में से 20 ही सीटें मिली थी, बहुमत से कम हो रहा था। लेकिन वहीं की महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है, जो वहाँ की स्थानीय राष्ट्रवादी पार्टी है, वो भी नेशनलिस्ट पार्टी ही है, ठीक है, राष्ट्रवादी है, विचारधारा सेम है, राइट विंग वाले हैं, तो इनको 2 सीटें मिली थी और इन्होंने अपने 2 विधायकों का समर्थन प्रमोद सावंत जी को यानी बीजेपी को देने का फैसला किया और इस तरह से सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया और इस तरह से प्रमोद सावंत दोबारा मुख्यमंत्री बने गोवा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पे कि भारत में शहीद दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। तो भारत में आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को 3 महान स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे। तो शहीद भगत सिंह, तीन क्रांतिकारी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव जी। ठीक है, इन तीनों को क्या किया गया था। तो इन तीनों को अंग्रेजों ने सजाए मौत दी थी और ये शहीद हुए थे और इसीलिए देश के लिए शहीद होने के इनको उसी दिवस को याद करने के लिए 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में 23 मार्च को। और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है तो आपको पता होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के को फांसी पर लटका दिया गया अंग्रेज सरकार द्वारा। 23 मार्च 1931 को मध्यरात्रि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। उनके बलिदान को याद करने के लिए 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं। 1931 में उनको ये सजा दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद जाकर के 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी, बहुत कम उम्र में इसने संन्यास ले लिया। 25 साल के ही उम्र में इन्होंने जबकि वो नंबर 1 भी रही थी खेल में, और उसके बावजूद इन्होंने 25 साल की ही उम्र में टेनिस से संन्यास ले लिया। तो एक आश्चर्यजनक बात है, जब खिलाड़ियों के इंटरनेशनल कैरियर एक तरह से शुरू ही होते हैं 25। कहाँ अभी आप लोगों ने अगर देखेंगे तो अभी जो सितंबर में रोजर फेडरर 41 ईयर में जाकर के उन्होंने सिंगल्स से अभी संन्यास लिया हुआ है इंटरनेशनल टेनिस से। तो सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में आश्चर्यजनक बात है। तो वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर, ठीक है, एशले बार्टी रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस एट द एज ऑफ जस्ट 25। व्हिच कंट्री इज सी फ्रॉम। ठीक है, तो यहां पे बात करें तो एशले बार्टी की बात करें तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की थी और ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रही है महिला में रैंकिंग में, और मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। किससे? तो इंटरनेशनल टेनिस से मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। इन्होंने अपने करियर के दौरान अगर बात करें तो 2019 में फ्रेंच ओपन जीता था, जो कि ग्रैंड स्लैम में रखे जाते हैं। आपको पता होगा कि ग्रैंड स्लैम में 4 टेनिस के इवेंट्स को रखे जाते हैं, उसमें से एक है फ्रेंच ओपन, इन्होंने जीते थे। 2021 में इन्होंने विंबलडन जीता था, जो कि इंग्लैंड में होता है, इसको भी ग्रैंड स्लैम की लिस्ट में रखा जाता है। और साथ साथ इन्होंने 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीत रही थी, बावजूद इसने अचानक से 25 वर्ष की ही उम्र में संन्यास लेने का फैसला किया। तो एशले बार्टी आपसे पूछा जा सकता है, तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने 2022 में संन्यास ले लिया, संन्यास की घोषणा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है देख लीजिए। तो मार्च 2022 में एक और राज्य में चुनाव हुए थे और मार्च में इसकी रिजल्ट आई थी, मार्च में ही चुनाव हुए थे। तो मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, ठीक है, और ये भी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी हैज बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन मार्च 2022। मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको बता दूं कि बैक टू बैक ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं राज्य के, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। पुष्कर सिंह धामी चर्चा में भी रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। देख लीजिए, इनको बीजेपी के हैं और ये 12वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे स्पष्ट रूप से, ठीक है, बहुमत मिला था। और यहाँ के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, जिन्होंने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये बेसिकली अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से, हालांकि ये चुनाव
इस हार गए थे। एक बड़ा सवाल ये उठा था, यहीं पे उठा था कि क्या उस व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये था कि इसलिए इनको बनाया गया क्योंकि इनके नेतृत्व में भाजपा ने इन छोटे राज्यों की आमतौर पर जो स्थिति होती है वो ये होती है, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड जैसे राज्यों की, कि यहाँ पे बैक टू बैक एक ही पार्टी की सरकार नहीं बनती है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे बैक टू बैक ये इन्होंने पार्टी को जिताया और इसीलिए इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। भाजपा को 70 में से 47 सीटें मिली थी और इस तरह से भाजपा बैक टू बैक दोबारा आई थी। तो पुष्कर सिंह धामी कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। और ये मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी इनको बनाया गया। ठीक उसी तरह से आपको पता होगा जैसे ममता बनर्जी खुद भी चुनाव हार गई थी एक जगह से, बावजूद ममता बनर्जी को इसलिए बनाया गया था चीफ मिनिस्टर क्योंकि उनकी लीडरशिप में पार्टी ने वहां पे दूसरे पार्टियों को हराया था। तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये आप लोगों को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 16। प्रश्न संख्या 16 क्या है देख लीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का थीम था सतत विकास और भविष्य, जलवायु जीवन के लिए जरूरी, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, जलवायु परिवर्तन चिंता का विषय, क्लाइमेट चेंज कंसर्न। ठीक है, तो ये इसका थीम है और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे जो जलवायु विश्व में जो सूखा पड़ रहे हैं, कई जगह बाढ़ आ रही है, कई बार टेम्परेचर बढ़ रही है, वो क्या है? तो प्रारंभिक चेतावनी है अभी जलवायु परिवर्तन का। जो क्लाइमेट चेंज है उसकी एक तरह से अर्ली वार्निंग है। 2022 में यूरोप में सूखा पड़ा, आपको पता है, पाकिस्तान में बाढ़ आई। तो दो बड़े ट्रेजिडी या दो बड़े नेचुरल डिजास्टर आप लोगों ने देखे और इन दोनों को क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो जलवायु परिवर्तन हो रही है दुनिया में उससे जोड़ करके यूरोप का भयंकर सूखा 500 साल में पहले कभी नहीं पड़ा था और पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में इतना बड़ा सैलाब या बाढ़ कभी नहीं आई थी। तो इन दोनों घटनाओं को विश्व में जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये क्या है? तो ये जलवायु परिवर्तन की प्रारंभिक चेतावनी है। ठीक है, ये प्रारंभिक चेतावनी है और ये क्या है? अर्ली वार्निंग है। और अगर इस अर्ली वार्निंग में को आपको क्या करना है? तो आपको अर्ली एक्शन लेना है, यानी कार्रवाई करते हुए जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो इसी को इस बार का थीम बनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का ये थीम है, प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई। और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे। ठीक है, याद रहेगा। तो 23 मार्च को मनाते हैं और इस बार का थीम था प्रारंभिक चेतावनी, प्रारंभिक कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा जान ले किसके बारे में? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अबाउट द वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1950 में बनाया गया था। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। 191 मेंबर है और ये बाढ़, सूखा, भूकंप जैसे आपदाओं का अनुमान लगाने का काम करती है। उसके बाद जाकर के एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुए थे और जितने विधानसभा चुनाव थे उसमें सबसे प्रमुख जो चुनाव था वो किसका था? तो वो सबसे प्रमुख जो चुनाव थे वो थे उत्तर प्रदेश का ही। पूरी मीडिया का ध्यान यहाँ पे गया था। तो यूपी के इस क्वेश्चन में अगर मैं ये सेट करता कि मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि वो इतने चर्चे में है कि मुझे नहीं लगता कि पीसीएस में इतने आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के मैंने यहाँ पे इसलिए चुनाव के बाद जो परिणाम हुए तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा बने यहाँ पे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसने इनको शपथ दिलाई थी? तो वहाँ के जो राज्यपाल होंगे वही शपथ दिलाएगी। इसीलिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आसान, उसकी तुलना में थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की। हालांकि आप लोगों के लिए, पीसीएस की तैयारी वालों के लिए, सिविल वालों के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। तो आनंदीबेन पटेल गुजरात की है और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और इन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को 25 मार्च 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है लखनऊ में है, वहां पे इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और अपनी पार्टी को अपनी लीडरशिप में जिताने में कामयाब रहे थे, लगातार दूसरी बार बने थे। और आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल है, अभी भी है, उन्होंने उनको
पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। ठीक है, फरवरी मार्च के दौरान चुनाव हुए थे और 403 में से 255, हालांकि 2000 जो इससे पहले अगर बात करें तो 2017 के रिकॉर्ड को ये नहीं दोहरा सके थे, 300 प्लस सीटें आई थी इनकी, लेकिन तब भी जाकर के अगर बात करें तो 255 सीट कम नहीं होता है, 403 में से स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हुए थे। तो योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ रहे थे। और आपको पता होगा कि गोरखपुर जो नगरीय क्षेत्र है, गोरखपुर अर्बन एरिया, वहां से ये विधानसभा, हालांकि गोरखपुर से ही ये लोकसभा के सांसद भी बनते थे, तो वहीं के गोरखपुर नगरीय विधानसभा सीट से ये इस बार विधानसभा में भी चुन करके आए हैं, यानी इन्होंने विधानसभा भी चुनाव लड़ा है। पिछले बार ये विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। आगे, उससे पहले ये राज्य में कई बार सांसद भी रहे हैं गोरखपुर क्षेत्र से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 ये है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एकेडमी अवार्ड्स आर रिलेटेड टू व्हिच फील्ड, यानी एकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहीं पे आपको बता दूं कि जो एकेडमी अवार्ड है उसका संबंध फिल्म से है। मैंने जानबूझ करके इसके नाम में जो पॉपुलर नाम है उसको नहीं यहाँ पे लिया हुआ है। इसका पॉपुलर नाम ऑस्कर अवार्ड है, इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एकेडमी अवार्ड की बात करें तो इसका संबंध किससे है, फिल्म जगत से है। ऑस्कर पुरस्कार समारोह जिसका आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया गया। लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म सिटी है किसका, तो हॉलीवुड का फिल्म सिटी है लॉस एंजल्स, जहां पे कैलिफोर्निया राज्य है, यूएसए का राज्य है, और वहाँ पे लॉस एंजल्स जो है ठीक उसी तरह जैसे भारत का मुंबई है उससे भी ज़्यादा डेवलप है, ये हॉलीवुड का है और लॉस एंजल्स ही उनकी फिल्म सिटी है। ठीक जैसे भारत में मुंबई है, अब तो खैर और भी फिल्म सिटीज़ बन चुकी है। तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध है। विजेताओं की बात कर ले तो सबसे अच्छा, हालांकि बहुत कुछ नहीं पूछता है ऑस्कर को लेकर के, लेकिन जो बेस्ट फिल्म है पिक्चर की बात करें तो वो है कोडा। ठीक है, कोडा को बेस्ट पिक्चर। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका चेस्टन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो किंग रिचर्ड फिल्म के लिए मिला है विल स्मिथ को। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगी। ठीक है, एक तो बेस्ट पिक्चर किसको है तो वो है कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन और बेस्ट एक्टर जो है वो विल स्मिथ को मिला है। ठीक है, इतनी काफ़ी हो जाएगी। इसी को ऑस्कर प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ऑस्कर प्राइज भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है एकेडमी अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड की बात करें तो क्या है, तो ये एकेडमी अवार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको प्रोवाइड कराती है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी की ये एकेडमी है जिसको कहा जाता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ऑफ अमेरिका, और इसी के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है, इसलिए इसको एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है और इसी को ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। 1929 में शुरुआत हुई थी ऑस्कर की। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी की बात करें तो बेस्ट पिक्चर है कोडा, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन और बेस्ट एक्टर जो है वो है विल स्मिथ। और ऑस्कर पुरस्कार या एकेडमिक पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। खास करके अगर बात करें तो हॉलीवुड के अलावा अलग कैटेगरी में दूसरे देशों के फिल्म या दूसरी भाषाओं के फिल्म को भी इसमें शामिल किया जाता है। जहां तक भारत की बात है, चूंकि आपको पता है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो हर देश की तमन्ना होती है कि उसके देश में फिल्म उस लेवल का बने कि वो भी ऑस्कर जीत करके आए। हालांकि भारत में फिल्में बहुत बनती है, बड़े बड़े भारत में एक्टर्स ही भी होते हैं, करोड़ों के बिजनेस होते हैं, लेकिन भारत को ऑस्कर के मामले में अगर देखें तो वैसी ज़्यादातर भारतीय फिल्में मनोरंजक फिल्में ज़्यादा होती है, एंटरटेनमेंट फिल्में ज़्यादा होती है। मैसेज वाली फिल्में या रिसर्च वाली फिल्में उतना नहीं बनती है भारत में, और इसीलिए भारत को अभी तक देखें तो उतने साल के बाद 90 साल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक ऑस्कर के नाम पे बहुत ज़्यादा पुरस्कार भारत को नहीं मिला है। तो भारत के जो ऑस्कर विजेता पहली बार अगर बात करें तो वो भानु अथैया थी, और भानु अथैया को जो ऑस्कर मिला था वो मिला था कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, कपड़े का साज सज्जा जिसको कहते हैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए, वो 1983 में मिला था। गांधी मूवी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। भानु अथैया, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है हाल ही में, ये पता होगा आप लोग को। उसके ये भारत की पहली ऑस्कर विजेता थी। दूसरी ऑस्कर विजेता जो है वो स्पेशल कैटेगरी
कैटेगरी में 1991 में सत्यजीत रे को दिया गया था स्पेशल कैटेगरी अवार्ड। उन्हें सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए सत्यजीत रे दूसरे थे, 1991 में मिला था। तीसरा जो है वो है रेसुल पोकुटी और इनको स्लमडॉग मिलियनेयर में इनको अवार्ड ये मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। जो मूवी में जय हो गाना होता है उसकी जो साउंड मिक्सिंग है उसके लिए रोसिल पोकुटी को मिला था। और उस बार 3 ऑस्कर मिले थे, आप लोगों को पता होगा स्लमडॉग मिलियनेयर को ए.आर. रहमान को भी मिला था उसी मूवी के लिए, और ए.आर. रहमान को मिला था किसके लिए, तो स्लमडॉग मिलियनेयर में 2 ऑस्कर इनको एक साथ मिले थे। एक में ए.आर. रहमान ने जय हो गाना गाया था उसके लिए मिला था, और एक जो है वो मिला हुआ था गुलजार को मिला हुआ था, और वो मिला हुआ था ऑस्कर अवार्ड इनको ए.आर. रहमान और गुलजार दोनों को मिला करके मिले हुए थे। और ये स्लमडॉग मिलियनेयर का जो गाना जय हो है उसके लिरिक्स के लिए, ठीक है। तो 3 ऑस्कर मिले थे किसको, स्लमडॉग मिलियनेयर को 2009 में। तो ये हो गया भारत का 5वां ऑस्कर। पहला ऑस्कर भानु अथैया को किसके लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, गांधी मूवी के लिए। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में स्पेशल कैटेगरी में इनको फिल्मों में योगदान के लिए 1991 में ये दूसरा ऑस्कर। रसुल ठीक है पोकुटी तीसरा ऑस्कर, उसके बाद जाकर के ए.आर. रहमान चौथा ऑस्कर, और 5वां ऑस्कर गुलजार और ए.आर. रहमान जय हो गाने के लिए, ठीक है। उसमें गाने के लिए मिला था, एक में साउंड मिक्सिंग के लिए मिला था, और चूंकि ए.आर. रहमान ने खुद गाना भी गाया था और उसे लिखा था गुलजार ने, तो इस कैटेगरी में दोनों को मिला था संयुक्त रूप से। तो इस तरह से 5 ऑस्कर हो गए भारत की तरफ से। भारत को अभी तक 5 ही ऑस्कर मिला है। उसके बाद हालांकि कई बार नॉमिनेट किए गए, कई बार लिस्टेड की गई, लेकिन फाइनल नहीं मिला। इस बार भी प्रारंभिक जो सूची है उसमें शामिल किया गया है भारत के जो कश्मीर फाइल है उसको, जो कि उन्होंने खुद ही, इनके जो डायरेक्टर है अग्निहोत्री जी, विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर किया था कि प्रारंभिक लिस्ट में शामिल किया गया है, कि इनको रिकमेंड किया गया है। अभी हालांकि चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही, आगे और भी जब पुख्ता न्यूज़ आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगी कि कश्मीर फाइल कहाँ तक जाती है, ये मूवी ऑस्कर को लेकर के कहाँ तक पहुँचती है आगे। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है कि भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भर, कहने का मतलब भारत अभी ज्यादातर जो एनर्जी है वो इंडिया किससे प्राप्त करता है, तो वो फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करता है। और फॉसिल फ्यूल से के ज्यादातर जो सोर्सेस है वो विदेश से है, यानी कि हमें आयात करना पड़ता है। तो भारत ने धीरे धीरे अपने देश में जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सबको बढ़ावा देने का, एथेनॉल मिक्स करके अदर एनर्जी वगैरह सब पे बढ़ावा दे रही है। क्या कहते हैं उसको, नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी कह लीजिए, या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। और इस तरह से भारत चाहती है कि जल्दी से जल्दी भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाए, ताकि भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा जो है वो आयात के लिए ना खर्च करना पड़े। और इसके लिए भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो 2047 तक रखा है कि ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। 2047 का लक्ष्य है भारत का आत्मनिर्भर का। 30, ठीक है। और अगर ये क्यों चर्चा में आ गया, ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि भारत में धीरे धीरे एनर्जी के अदर जो सोर्सेस है, रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी के क्रम में एक मिराई कार भी चर्चा में आपको पता होगा आए थे, जिसपे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, वो मिराई नाम के एक हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली जो कार है उससे संसद भवन पहुंचे थे। आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बढ़ेगा और 2047 तक भारत क्या होगा, तो ऊर्जा के मामले में निर्भर हो जाएगा। एक तरह का ये भारत की जो कार है ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन निकाला जाता है उसको कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन से ये कार चलती है। भारत 2047 तक, भारत का टारगेट क्या है, तो भारत का टारगेट है कि 2047 तक पूरी तरह से भारत निर्भर हो जाए। हाइड्रोजन से चलने वाले कारों के साथ ये विशेषता होती है कि वो पीछे से जो धुआं छोड़ती है उसमें होता है ऑक्सीजन, ठीक है, खींचती है, हवा से ऑक्सीजन खींचती है, और पीछे से जब वो धुआं छोड़ती है तो उसमें धुआं नहीं होकर के उसमें होता है जलवाष्प, यानी वाटर वेपर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 से एक बार पहले फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर इस सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एवरेज जो है वो लाइक का कम होता है, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग सभी लोग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन वाले भी बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कर ले, ताकि आपका कोई क्लास मिस ना हो। आप लोगों की डिमांड को, आप लोगों की चैट को, आप लोगों के कमेंट्स को रेगुलर मैं पढ़ रहा हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे सुझाव अच्छी लग रही है, जो डिमांड है, आप नीचे लिख सकते हैं
उसको रिकमेंड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा अगर वो जेन्युइन है। और अगर वो हमारे, चूंकि मैं दिन भर, आप लोगों को पता है कि मुखर्जी नगर में सुबह से लेकर के शाम तक रेगुलर मेरी क्लासेस चलती है। दिल्ली की मुखर्जी नगर की 2 सबसे बड़ी संस्थान में मेरी क्लासेस चलती है, आप लोगों को पता है, अननोन पर्सन नहीं हूं मैं आप लोगों के लिए। तो इन क्लासेस के बाद, दिन भर के क्लासेस के बाद जब भी ब्रेक होता है तो रिसर्च करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना, फिर दिन भर की क्लास के बाद भी उसी एनर्जी लेवल को बरकरार रखते हुए आप लोगों के लिए शाम को लेक्चर लेके आना। तो स्वाभाविक रूप से मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कंटेंट आएगा फ्यूचर में भी वो सभी के सभी रिसर्च करके आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आएंगे, टाइम पास या बातें करने के लिए नहीं होगा यहाँ का सेशन। इस चैनल पे फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होगी वो इधर उधर की बातें या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होगी, बल्कि वो डायरेक्ट, जिसका संबंध जो होगा सीधे सीधे जो होगा वो डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड होगा, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए होगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जितनी भी लेक्चर्स यहाँ पे होती है उनके जो पीपीटी होती है, उनकी जो पीडीएफ होती है, उनको शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल पे। और जेएच एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उनको भी आप, उनकी भी आईडी देख लीजिए। तो उनकी भी आईडी जो है वो ये है, जेएच स्मॉल में एजुकेशन, और इसे आप सर्च करिए, जेएच एजुकेशन 1, इसको आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे तो ये आपको शो करने लगेगा। या आपको लिंक चाहिए तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जितनी भी लेक्चर्स हो रही है उसमें आपको टेलीग्राम, फेसबुक पेज, और तीनों के तीनों सभी में, चारों में कॉमन है, चाहे वो यूट्यूब चैनल की बात हो, चाहे वो टेलीग्राम की बात हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, ठीक है, यूट्यूब की बात हो और फेसबुक की, चारों के चारों जो है हमारे जितनी भी सोशल मीडिया लिंक है उन चारों का ही नाम जेएच एजुकेशन 1, जेएच एजुकेशन 1 है। इनको आप लाइक कर दीजिए, कहीं ना कहीं से आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। और ये टेलीग्राम वाले पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको रेगुलर जितनी भी लेक्चर्स होगी हमारी पीडीएफ मिलता रहेगा, ताकि आप लेक्चर के बाद उसको आप वो कर सके, ठीक है, उसका आप रिविजन कर सके। उसके अलावा आने वाले फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस होगी उनकी प्रिंटेबल पीडीएफ भी दी जाएगी, जिसको आप कहीं पे भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं A4 साइज में, एक प्रॉपर A4 साइज में बना हुआ कंटेंट, जो जितनी भी पेजेस होगी आपको प्रिंट सस्ता पड़ेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं और उसको मल्टी टाइम रिवीजन के लिए बुकलेट के रूप में या बुक्स के रूप में या फिर नोट्स के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए हमारे। और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी को धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट लेने वाले, आपको पता है कि 2008 से जब भारत में आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो 2022 तक अगर बात करें तो भारत में अभी तक जो स्थिति रहा है उसमें देखना, 2023 वाला आईपीएल अभी होना है, आप लोगों को पता होगा। महंगे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के खरीदे गए हैं, ये भी आप लोगों को पता है, आप लोग एकदम करंट से जुड़े हुए हैं। इस सेशन के बाद जब हम लोग ये कर लेंगे 12 महीने का, तो उसके बाद हम लोग एकदम अप टू डेट चलेंगे, राइट। तो यहां पे अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट, तो सबसे ज्यादा रन अगर बात करें तो विराट कोहली ने बनाए हैं, 6400 से भी अधिक रन बनाए, और 183 विकेट जो है वो डियोन ब्रेवो ने लिया है। आईपीएल से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के, 67वीं बीपीएससी में भी आईपीएल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। उससे पहले भी 66वीं बीपीएससी में भी, तो आईपीएल से लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो विराट कोहली जो कि बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के तरफ से खेलते हैं, हालांकि लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी की है, हालांकि उनकी टीम कभी नहीं जीती। ड्वेन ब्रेवो जो बारी बारी से अलग अलग टीमों से खेलते रहे हैं, मुंबई इंडियन हो चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, इंडिया में लगातार जुड़े रहे ऑलराउंडर है, और इनका ड्वेन ब्रेवो का 183 प्लस विकेट का रिकॉर्ड है और विराट कोहली के 6000 से अधिक रन का रिकॉर्ड है। तो आईपीएल में इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है आईपीएल में, ठीक है। और उसके बाद जाकर के यहाँ के बात करें, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा है उन्होंने, ठीक है। आगे लसित मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है ड्वेन ब्रेवो ने, और सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के पास है। विराट कोहली ने जब इस रिकॉर्ड को पार किया था तो उन्होंने सुरेश रैना को बीट किया था, सुरेश रैना से वो आगे निकल गए थे, ठीक है। सुरेश रैना पिछले बार आईपीएल नहीं खेले थे क्योंकि किसी भी फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपनी टीम के लिए नहीं खरीदा था या उनके लिए बोली नहीं लगाई थी। तो विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन है आईपीएल में, और विराट कोहली के साथ एक और रिकॉर्ड है कि T20 इंटरनेशनल में भी सबसे ज़्यादा
रन बनाने का रिकॉर्ड भी फिलहाल अभी विराट कोहली के ही पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वोत्तर के दो राज्यों के बीच में एक लंबी लड़ाई चल रही थी, 50 सालों से, यानी 5 दशकों से एक लड़ाई चल रही थी और बॉर्डर डिस्प्यूट था, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को फाइनली रिजॉल्व कर लिया गया, फाइनली इसको सुलझा लिया गया, और ये मार्च 2022 में इसको फाइनली सुलझा लिया गया। तो अब आप ही से यहाँ पे क्वेश्चन ये बना है कि which two state of the northeast signed a historical agreement in March 2022 to resolve the border dispute pending for the last 5 decades। पिछले 5 दशक से 5 डिकेड से ये डिस्प्यूट चल रहा था और फाइनली असम और मेघालय के बीच में चल रहे इस विवाद को या इस बॉर्डर डिस्प्यूट को दो स्टेट के बीच में, हालांकि आपको बता दूं कन्फ्यूजन होगा कि कई सारे स्टूडेंट असम मिजोरम को भी सोचेंगे, क्योंकि असम और मिजोरम के पुलिस के बीच में आपको पता है एक हिंसक झड़प हुई थी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। लेकिन ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जो मार्च में रिजॉल्व की गई है वो है असम का मेघालय के साथ। तो मैंने जानबूझ करके आपके ऑप्शन में असम मिजोरम दे दिया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे। असम मिजोरम वाला डिस्प्यूट अभी फाइनली रिजॉल्व नहीं किया गया है, ये खूनी झड़प हुई थी, आप लोगों को याद होगा। बड़ी संख्या में असम पुलिस के जवानों की भी मौत हुई थी इसमें और घायल भी हुए थे, आपको याद होगा। तो असम मेघालय का जो विवाद है उसको फाइनली सुलझा लिया गया। तो इसका आंसर होगा ए। और ये देख लीजिए ये विवाद बेसिकली कहाँ पे है, तो रिभोई का एरिया है, यहाँ पे विवाद है। ठीक है, एक तो विवाद यहाँ पे है और दूसरा जो विवाद है वो इस एरिया में है, कार्बी आंगलोंग के आसपास के एरिया में। तो कार्बी आंगलोंग के आसपास तो मिजोरम को लेकर के भी यहाँ पे भी विवाद है, असम का विवाद है, और उसके बाद जाकर के मेघालय के साथ यहाँ पे बेसिकली जो विवाद है इन विवादों को सुलझा लिया गया। तो 5 दशकों से जो विवाद चला आ रहा था फाइनली इसको सुलझा लिया गया। किसके? तो ये है पूरा का पूरा, देखिए ये पिंक कलर का जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये असम है, और उसके बाद जाकर के ये जो है ये है मेघालय। ठीक है, तो असम और मेघालय के बीच में यहाँ पे अगर बात करें तो ये एरिया तो नागालैंड का एरिया है, कुछ एरिया, तो ये असम और मेघालय का एरिया है, ये है मेघालय। असम और मेघालय के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को फाइनली सुलझा लिया गया है। ठीक है, केंद्रीय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और उन्हीं की देखरेख में हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि आपको पता है बहुत एक्टिव है, असम के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा, और मेघालय के मुख्यमंत्री है कर्नाड संगमा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में बातचीत हुई और मामले को फाइनली सुलझा लिया गया। टोटल 12 स्थानों पर सीमा विवाद था। फिलहाल अगर बात करें तो असम का नागालैंड के साथ भी सीमा विवाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। असम का मिजोरम के साथ भी सीमा विवाद है जिसको लेकर के दोनों के बीच में झड़प हो चुकी है। फाइनली असम मेघालय के सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका है वो ये है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, IONS कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म इसका IONS है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम में कुल कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी नंबर कंट्रीज आर देयर इन द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो इंडियन ओशियन जो नेवल सिंपोजियम है वो बेसिकली क्या है, तो वो बेसिकली इंडियन ओशियन में अफ्रीका, यूरोप तो नहीं आएगा, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, और उसके बाद जाकर के ओशिनिया वगैरह सबसे एरिया को मिला करके यहाँ पे ये पूरे एरिया में ये बनता है क्या, तो यहाँ पे बनते हैं इंडियन ओशियन नेवल। ठीक है, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, और इसमें टोटल आप बात करें तो टोटल 25 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 25। और इनके नौसेनाओं की एक संगोष्ठी हुई थी। ठीक है, इनके नौसेनाओं की एक संगोष्ठी हुई थी यहाँ पे, और उसमें टोटल कितने, तो 25 मेंबर इसमें शामिल है और इनकी संगोष्ठी बुलाई गई थी आगे। और इस संगोष्ठी में बेसिकली क्या हुआ था, तो पहली बार समुद्री अभ्यास हुए थे, पहली बार नेवल एक्सरसाइज हुए थे इनके बीच में, और ये चली थी, इसका पहला संस्करण था और ये चली थी 26 से 30 मार्च 2022 के बीच में। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडियन ओशियन जो नेवल सिंपोजियम है उसमें कितने कंट्री है, कंट्री मेंबर्स है, या मेंबर्स कितने, तो 25 मेंबर्स है। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हुई थी, पहली समुद्री अभ्यास बुलाई गई थी, और वो हुआ था कहाँ पे, तो गोवा में हुई थी, अरब सागर में गोवा के पास हुई थी।
थी, यानी भारतीय क्षेत्र में हुई थी। ये 26 से लेकर के 30 मार्च 2022 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत। इंडियन ओशियन अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन कई कारणों से, चाहे वो समुद्री डाकुओं से भी प्रभावित रहा है, बड़े बड़े आपदा आते हैं, जैसे खास करके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो भारतीय क्षेत्र को के साथ साथ हिंद महासागर के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कई बार यहाँ पे सुनामी का भी आने का खतरा रहता है। तो ये 25 देशों के बीच में अगर कॉपरेशन होगा तो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन तेजी से मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि जान माल की बड़े पैमाने पर क्षति से बचाया जा सकता है। तो एक दूसरे को कॉपरेट भी किया जा सकता है। तो 25 मेंबर है आईओएनएस में, शामिल कितने देश है? तो 25 मेंबर है, और इसमें से 15 देशों की जो नौसेना है वो इस अभ्यास में उन्होंने भाग लिए थे। 25 मेंबर है आईओएनएस में। कुछ देशों को चीन से है परेशानी, इसीलिए नहीं भाग लिया था। कुछ देशों को चीन से दोस्ती है, इसीलिए नहीं भाग लिया था। कुछ चीन के डर से नहीं शामिल हुए थे। कुछ अलग ग्रुप में भी धर्म संकट वाली स्थिति थी, लेकिन इस 25 में से 15 देश शामिल हुए थे। गोवा यानी अरब सागर के तट पर गोवा में इसका आयोजन किया गया था। आईओएनएस के बारे में देख लीजिए तो ये क्या है? तो हिंद महासागर के बीच में द्विवार्षिकीय बैठक है, एक सीरीज है जिसमें 2 साल पे एक बार मीटिंग बुलाई जाती है। 2007 में इस फोरम की स्थापना की गई थी। मेन उसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा में, ठीक है, समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करना और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। इट एम टू इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, discuss regional maritime issues and promote friendly relation between member states या member countries। ठीक है, member countries। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे ये है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको बता दूं कि मार्च 2022 में साउथ कोरिया, जो कि चाइना का एक पड़ोसी देश है, नॉर्थ कोरिया और चाइना और जापान का पड़ोसी देश है, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हुआ और दक्षिण कोरिया में यूं सुक योल जो है वो क्या बने हैं? वहां पे बने हैं नए राष्ट्रपति, यूं सुक योल। ये देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए। तो यूं सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, बने हैं। दक्षिण कोरिया के मुख्य विपक्षी दल पीपल पावर पार्टी के हैं ये। ठीक है, पीपल पावर पार्टी। ठीक है, 48% इनको टोटल वोट मिला था। सत्तारूढ़ अगर बात करें, जो सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उनकी ली जेम्यूंग को 47.8% मिले थे मत। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं यूं सुक योल। कौन सी पार्टी के हैं? तो दक्षिण कोरिया के विपक्षी पार्टी पीपल पावर पार्टी के ये सदस्य हैं, उनके कैंडिडेट थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर शामिल देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक की अगर बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो उसमें फिनलैंड एक आपको पता होगा स्कैंडिनेवियन देश है, और स्कैंडिनेवियन देश जो फिनलैंड है वो टॉप पे रहा है, पहले स्थान पर रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक के मामले में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, इस इंडेक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिनलैंड टॉप पे है, डेनमार्क सेकेंड पे है, आइसलैंड वगैरह सब थर्ड में है। हालांकि अगर बात करूं यहाँ पे तो फिनलैंड ही पूछा जाएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक में नंबर 1 देश कौन सा है, तो नंबर 1 देश है फिनलैंड। उसके बाद अगर बात करें तो 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला था। ठीक है, यानी कि 2021 का ये इंडेक्स है। ठीक है, 2022 में जारी किया गया, लेकिन ये 21 का इंडेक्स होगा। 21 में कितने खुश रहे थे? तो भारतीय लोगों की बात करें तो 139th रैंक मिला है इंडिया को खुशहाली सूचकांक में या हैप्पीनेस इंडेक्स में। नंबर 1 पे फिनलैंड, इंडिया 139th पे है। और अगर फिनलैंड की बात करें तो ये लगातार 5 वर्षों से, ठीक है, नंबर 1 पे बना हुआ है। 146 ही देश इसमें शामिल थे और उस 146 में से अफगानिस्तान को 146वां स्थान मिला, यानी सबसे कम खुश देश है। क्योंकि इनमें एक घटना हुई थी 2021 में, आपको पता है, अगस्त 2021 में, जब अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबानियों ने उन पे कब्जा कर लिया था। वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन में, और इसीलिए दुनिया के सबसे कम खुश लोग कौन है? अफगानिस्तान के हैं, 146वें स्थान पर है। ठीक है, बाकी अगर इस इंडेक्स को देख ले, एक बार फिर से देख ले, टॉप 10 में से आपको पहला याद करना चाहिए सिर्फ, और वो है फिनलैंड।
उसके बाद जाकर के फिर याद करना चाहिए हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया, तो इंडिया 139 रैंक पे है, 139वां स्थान पर है भारत। और सबसे बॉटम पे कौन सा कंट्री है ये पूछ सकता है आपसे, तो वो है अफगानिस्तान 146, यानी 146 में से 146। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है देख लीजिए रिपोर्ट के संबंध में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित हो रहा है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब से, तो ये 2012 से पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब के सब इंफॉर्मेशन थे मार्च 2022 के। हम लोग जो करंट अफेयर्स की जो वार्षिकांक कर रहे हैं उसमें ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसी को ये 5 फरवरी से पहले तक इस लेक्चर की सीरीज को पूरा कर लिया जाएगा हर हाल में। और उसका जो शेड्यूल है वो भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में दे दिया है, तो वहाँ पे आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं उस चीज़ों को। तो ये जो क्लासेस है ये रिकॉर्डेड होगी, 12 लेक्चर होंगे। और उसके बाद जो मैराथन की क्लासेस होने वाली है और अदर सब्जेक्ट्स की, वो सब के सब लाइव क्लासेस होगी। तो आप लोग जुड़े रहिए। जेएच एजुकेशन के इस चैनल को भी आप लोग लाइक ये कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रही है तो उसे भी आप लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट में नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में आपका कोई अगर सजेशन है तो उसका भी स्वागत है। जैसे कि कुछ छात्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाया जाए वीक में, और उनके इस रिकमेंडेशन को, ठीक है, या उनके इस रिक्वेस्ट को या उनके इस सजेशन को हम लोगों ने सीरियसली लिया है और आप लोगों की डिमांड पे ही इस लेक्चर को सप्ताह में 2 दिन किया गया है। तो जुड़े रहिए आप लोग। जेएच एजुकेशन के टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले, इसका पीडीएफ कल सुबह तक अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद सभी को, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल यानी संडे को, और उसमें हम लोग लाएंगे अप्रैल 2022 के लेक्चर को लेकर के मिलते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।